देखो जरा, मान लो यहां पे हम लोग शो कर रहे हैं वाटर, ये वाटर है और वाटर में यहां पे हम कहीं शो कर रहे हैं एक बोट। तो जो भी वाटर है, वाटर में एक बोट है और ये जो बोट है, ये बोट हमारी फ्लोट कर रही है। अच्छा, कोई बॉडी फ्लोट कब करती है? कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रही है, इसका मतलब है कि जितना फोर्स ऊपर की ओर होगा उतना ही फोर्स क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तो इस बोट का कुछ वेट होगा जिसको ऊपर वाला फोर्स क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। अब ये जो बोट है, इस बोट में यहां पे दो पर्सन है, इसको बोल दो पर्सन ए और इसको बोल दो यहां पे पर्सन बी। तो जो भी बोट है, बोट यहां पे फ्लोट कर रही है और इसमें यहां पे क्या है, दो पर्सन है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, इस बोट में यहां पे एक होल होता है और ये होल कौन नोटिस कर रहा है? ये होल नोटिस कर रहा है पर्सन ए। अब जो पर्सन ए है, पर्सन ए पर्सन बी को क्या बोलता है? पर्सन ए पर्सन बी को बोलता है कि बोट में होल हुआ है, तो होल से वाटर क्या होगा, अंदर आएगा और ये जो बोट है ये हमारी वहां पे क्या होगी, सिंक कर जाएगी। तो जब पर्सन ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है तो बताओ, पर्सन अपना कुछ लॉजिक यूज कर रहा है ही नहीं यूज कर रहा है? उसने अपना कुछ लॉजिक यूज किया और उसने क्या बोला कि इस होल से वाटर अंदर आएगा और ये बोट हमारी क्या होगी, सिंक कर जाएगी। अब जो दूसरा पर्सन है, दूसरा पर्सन उसको क्या बोलता है? दूसरा पर्सन उसको बोलता है कि क्यों ना इस बोट में हम एक और होल क्रिएट कर दें। तो होगा क्या वहां पे, एक होल से पानी अंदर आएगा, दूसरे होल से पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और ये जो बोट है वो हमारी सिंक नहीं करेगी। अब जो सेकंड पर्सन है वो भी अपना लॉजिक यूज कर रहा है। कई बार जब हम गार्डनिंग में पाइप यूज करते हैं तो पाइप में क्या होता है, गार्डनिंग में जब कई बार हम पाइप यूज करते हैं तो वाटर यहां पे एंटर करता है, एक होल से वाटर एंटर करता है, दूसरे होल से वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ऐसा होता ही नहीं होता है? तो जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यहां पे कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, उसने अपना कुछ लॉजिक यूज किया। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इन दोनों पर्सन में से कौन सा पर्सन सही है, तो क्या बोलोगे? तुम्हें कैसे मालूम चला कि ए सही है? क्योंकि वो इक्वल फोर्स नहीं आ रहा है बोर्ड, तो वो होल हुआ है और अगर हमने और एक होल किया तो और फोर्स की वजह जो सरफेस है वो और कम हो जाएगा, तो वाटर और बाहर आएगा, मतलब बोर्ड के अंदर जाएगा, तो बोर्ड विल सिंक। नहीं नहीं, और अगर मैं पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से कौन सा पर्सन सही है, अच्छा देखने से क्या लगता है, यानी ऐसा अगर हम कहीं प्रैक्टिकल कंडक्ट करें, मान लो हमें लॉजिक नहीं भी मालूम हो कि थ्योरी क्या है इसके पीछे, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल कंडक्ट करें तो हमें मालूम है कि दोनों ही होल से पानी क्या होगा, अंदर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक से पानी अंदर आएगा, दूसरे से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो हम एटलीस्ट ये बोल सकते ही नहीं बोल सकते हैं कि जो पर्सन ए वो सही बोल रहा है और पर्सन बी क्या है, गलत बोल रहा है। तो बेसिकली ये यहां पे एक एक्सपेरिमेंट है कि नहीं? और अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अगर तुम बोल रहे हो कि इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा, तो वो रिजल्ट को बैक करने के लिए वहां पे क्या चाहिए, हमें फिजिक्स का कोई लॉ चाहिए। भाई कोई लॉ होगा, उसके अकॉर्डिंग हम बोल पाएंगे ना कि पर्सन ए सही है, पर्सन बी वहां पे क्या है, गलत है। जैसे मैं अगर बोलूं कि मान लो ग्राउंड है या मान लो रूम है और इस रूम पे हमने क्या किया, एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया। रूम या टेबल है, टेबल पे हमने ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया, उसके बाद हमने रूम को लॉक कर दिया, सब लोग बाहर निकल गए, रूम को हमने लॉक कर दिया। अब कल मैं आके रूम को खोलूंगा तो ब्लॉक का क्या होगा? अगर मैंने ब्लॉक को अगर एक टेबल पे लाके प्लेस किया, सब लोग बाहर निकल गए, रूम को हमने लॉक कर दिया, 2 दिन बाद आके रूम को खोलें, 10 दिन बाद आके रूम को खोलें, तो ब्लॉक हमें कहां दिखाई देगा? क्यों वहीं पे दिखाई देगा? फोर्स ने अप्लाई होगा, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है क्या, अभी तक हमने पढ़ा था वहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो यहां पे तुम बोल रहे हो ना कि ब्लॉक अगर यहां पे, तो ब्लॉक हमें 2 दिन बाद भी यहीं पे दिखाई देगा। क्यों?
क्योंकि हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो बॉडी क्या रहेगी? हमेशा रेस्ट में रहेगी, अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर हम क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर तुम यहां पे बोल रहे हो कि 2 दिन बाद भी ब्लॉक वहीं पे दिखाई देगा, तो ये हमने स्टेटमेंट क्यों दिया है? क्योंकि हमने वहां पे पढ़ा है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। अब मैं अगर बोलता हूं कि इस ब्लॉक पे अब हमने फोर्स अप्लाई किया F, और ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स लार्ज है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि स्मॉल फोर्स है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि इस ब्लॉक के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया और ये फोर्स लार्ज है। लार्ज का मतलब है कि ये फ्रिक्शन को ओवरकम कर देगा, तो ये ब्लॉक क्या करेगा? मूव करेगा। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अब ये ब्लॉक कहां जाएगा? ये ब्लॉक राइट की ओर जाएगा, लेफ्ट की ओर जाएगा, ऊपर जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा? तो अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं तो तुम बोलोगे ये ब्लॉक कहां जा रहा है? राइट जाएगा। अच्छा, हमें कैसे मालूम चला कि ब्लॉक राइट जाएगा? नहीं, हमें कैसे मालूम चल रहा है कि ब्लॉक राइट में जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा है 9th-10th में न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में बॉडी क्या करती है? मूव करती है, या फिर बॉडी एक्सेलरेट करती है। ये पढ़ा ही नहीं पढ़ा? अच्छा, एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है? एक्सेलरेट कर, देखो अगर कोई बॉडी राइट की ओर एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे ब्लॉक आगे बढ़ता जाएगा उसकी स्पीड भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। रिटार्डेशन वर्ड यूज करते हैं जब उसकी स्पीड क्या होती है? घटती है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे अगर हम इस पेन को छोड़ें तो पेन कैसा है? रेस्ट में। लेकिन जैसे जैसे पेन नीचे की ओर जाएगा, बताओ उसकी स्पीड बढ़ रही है घट रही है? तो हम बोलेंगे ये बॉडी क्या कर रही है? नीचे की ओर जा रही है, लेकिन साथ में वहां पे क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। अच्छा, इसी पेन को अगर हम ऊपर की ओर थ्रो करें तो जब ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ती है घटती है पहले? तो ये बॉडी क्या कर रही है? रिटार्ड कर रही है। तो यहां पे हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। और बॉडी अगर पहले से रेस्ट में है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में ये बॉडी वहां पे क्या कर रही होगी? मोशन परफॉर्म कर रही होगी। तो अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट में ऐसा बोल रहे हैं कि ये चीज हो रही है, तो उसका मतलब क्या है? कि वहां पे कोई ना कोई फिजिक्स का लॉ क्या होगा? एप्लीकेबल हो रहा होगा। तो जब हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? फिजिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं लॉज ऑफ नेचर के। तो फिजिक्स में पर्पस क्या है? पर्पस है हमारा नेचर्स के लॉ को समझना। और नेचर्स के बहुत सारे लॉ होते हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 लॉ हैं, नेचर्स के बहुत सारे लॉ हैं। और जब तक हमें उन लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम बता ही नहीं पाएंगे कि एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट क्या निकल के आएगा या एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या होगा। तो सबसे पहले हमें नेचर्स के लॉ को क्या करना है? समझना है। और नेचर्स के लॉ को समझना है तो सबसे पहले तो नेचर्स के लॉ को हमें क्या करना है? डिफाइन करना पड़ेगा। अब नेचर्स कैसे बहुत सारे लॉ हैं, जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ ये भी बोलता है कि नहीं बोलता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर। ऐसा स्टेटमेंट था 9th-10th में फिजिक्स में, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी 9th-10th की फिजिक्स? तो वहां पे ऐसा स्टेटमेंट नहीं था, वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अबे था कि नहीं था? तो वहां पे हमने 2 टर्म यूज करी, फोर्स भी यूज किया और कौन सा वर्ड यूज किया? मोमेंटम भी। तो जब हम लॉस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उन लॉस को डिफाइन करना है या फिर क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। अच्छा, अब इन लॉस को हमें अगर डिफाइन करना है या फिर एक्सप्रेस करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है वहां पे फिजिकल क्वांटिटीज की। तो सबसे पहली जो टर्म हम बात करते हैं वो बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज क्या थे? फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो मास, वेलोसिटी,
फोर्स, है ना, मोमेंटम, प्रेशर, ये सभी हमारी वहां पे, बताओ फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि नहीं? ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी है 9th-10th में कि मास क्या है, वेलोसिटी क्या है, फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है, पढ़ा है मोमेंटम? क्या होता है मोमेंटम? अबे 9th-10th में वर्ड सुने नहीं सुना मोमेंटम? मोमेंटम होता क्या है? फॉर्मूला कौन पूछा मैंने सिंपली पूछा कि 9th-10th में वर्ड था कि नहीं था मोमेंटम? था। तो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या थी? क्या वर्ड ही नहीं सुना क्या मोमेंटम? तुम लोगों ने पहली बार सुन रहे हो? सुना ना? तो पूछ रहा हूं मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? हाँ, अबे मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय अ बॉडी। किसी बॉडी के पास कितना अमाउंट का मोशन है उसी को हम वहां पे क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो ये सब हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें नेचर्स के लॉ को जब एक्सप्रेस करना है तो कहीं ना कहीं इन क्वांटिटीज का यूज होता है। जैसे न्यूटन के सेकंड लॉ में हम फोर्स और किसकी बात करते हैं? मोमेंटम की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटीज। और जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो इसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक जो क्लासिफिकेशन होता है वो तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, स्केलर और वेक्टर का। इस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटीज को वहां पे क्या करते थे? डिवाइड करते थे दो पार्ट में। और फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करने का दूसरा तरीका ये भी होता है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है वहां पे क्या? डिराइव्ड, और तीसरा जो रहता है वो वहां पे क्या होता है? सप्लीमेंट्री। तो फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन दो तरह से, एक है स्केलर वेक्टर, दूसरा वहां पे क्या है? फंडामेंटल, डिराइव्ड या फिर क्या है? सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे फिजिकल क्वांटिटीज। अब लिखो फिजिकल क्वांटिटीज में वहां पे फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which can be measured. Physical quantities are those quantities which can be measured, from an instrument या by an instrument, या for, क्या लिखा था? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which can be measured by an instrument and through which we can define the laws of nature, and through which we can define the laws of nature. समझ में आया ना? तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। फोर्स है, फोर्स को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, मास को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं वहां पे। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, और इन्हीं के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? नेचर्स के लॉ को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है वो हेडिंग डालो वहां पे फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो सबसे पहली आती है उसको लिखो वहां पे फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा, इसको हम फंडामेंटली बोलते हैं या फिर ऑब्लिक करके लिखो बेसिक क्वांटिटीज। कुछ बुक में उसको बेसिक से भी रिप्रेजेंट करता है। तो या तो हम बात कर रहे हैं किसकी? फंडामेंटल, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? बेसिक क्वांटिटीज।
सबसे पहला पॉइंट लिखो वहां पे फंडामेंटल क्वांटिटीज में, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, fundamental quantities are those quantities fundamental quantities are those quantities which are fundamental quantities are those quantities which are independent of each other. क्या लिखा वहां पे? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे फंडामेंटल क्वांटिटीज fundamental quantities are elementary quantities. Fundamental quantities are elementary quantities through which other quantities can be derived. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा वहां पे? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर एलिमेंट्री क्वांटिटीज थ्रू विच अदर क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे इट कवर्स द एंटायर स्पान ऑफ फिजिक्स. It covers the entire span of physics. अच्छा, सबसे पहला मैंने पॉइंट क्या बोला है? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे पे क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करती हैं. जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, दूसरा मैंने क्वांटिटी ली डिस्प्लेसमेंट, तीसरी मैंने क्वांटिटी ली टाइम. बताओ ये भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी का पेयर है कि नहीं पेयर है? यहां बेसिकली हम तीन फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की और टाइम की. अब बताओ अगर मान लो कोई कार मूव कर रही है, मान लो हमारे पास कोई कार है और ये कार वहां पे क्या कर रही है? मूव कर रही है. अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इस कार की वेलोसिटी क्या है, अगर हमारे पास कोई कार है और ये कार मूव कर रही है और कोई तुमसे पूछता है कि कार की वेलोसिटी क्या है, तो अगर मुझे कार की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या चीज की जरूरत होनी चाहिए? एक तो मुझे यह मालूम होना चाहिए कि गिवन टाइम इंटरवल में कार का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है. अगर हमें यह पता चल जाए कि टी टाइम में कार का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स हुआ, तो हम कार की वेलोसिटी मेजर कर सकते ही नहीं मेजर कर सकते हैं. तो कार की वेलोसिटी अगर मेजर करनी है तो हमें एक तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि यह डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ है, तभी तो हम कार की वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब है कि वेलोसिटी को अगर मेजर करना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ रही है और किसकी जरूरत पड़ रही है? बताओ, विदाउट डिस्प्लेसमेंट और विदाउट टाइम हम कार की वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना. इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंडेंट है कि नहीं डिपेंडेंट है. तो इन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल सकते हैं क्या? नहीं. फंडामेंटल क्वांटिटीज की प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए. और यहां पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे टाइम की हमेशा क्या होगी? जरूरत पड़ेगी वहां पर. सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक और पेयर है, दूसरा पेयर मैंने लिखा है स्पीड, फिर मैंने लिखा है एरिया और तीसरा लिख दिया टाइम. बताओ, जब मैं किसी बॉडी की स्पीड कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे एरिया की जरूरत पड़ती है क्या? कब पड़ती है एरिया की? क्या? अरे वो तो ग्राफ में होता है, ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं. मैं बोल रहा हूं कार चल रही है. अब कार अगर चल रही है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एरिया चाहिए क्या?
नहीं, मुझे क्या चाहिए वहां पे, मुझे चाहिए कि कार ने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं क्या निकाल लूंगा, अबे स्पीड निकाल लेंगे। हाँ, अबे कार में एक मीटर लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो क्या मेजर करता है? वो वेलोसिटी बताता है या स्पीड बताता है? स्पीड बताता है। तो जहां मैं कार की स्पीड मेजर करनी होती तो कैसे मेजर करता हूं, यही चेक करता ना कितना डिस्टेंस चला कितने टाइम में, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या निकाल देता है, स्पीड निकाल देता है। तो अगर मैं यहां पे स्पीड की बात कर रहा हूं तो स्पीड भले ही एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है। तो स्पीड एरिया टाइम ये जो पेयर है इसको हम फंडामेंटल बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। तो अब किसको हम फंडामेंटल माने? तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो होती है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अर्थ के लिए, हम अपने प्लानेट की बात कर रहे हैं, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमारे प्लानेट के लिए 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल बोला है उसने। अब वो कौन कौन सी 7 क्वांटिटीज है? तो एक तो उसने बोला है मास, और मास को जब उसने फंडामेंटल माना है तो उसको डिनोट करने के लिए उसने सिंबल दिया है कैपिटल एम। दूसरा जो उसने फंडामेंटल माना है वो माना है लेंथ, लेंथ को डिनोट करने के लिए उसने सिंबल दिया है एल। तीसरा जो उसने फंडामेंटल माना है वो माना है टाइम, टाइम को टी। फिर मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, फिर अरे था कि नहीं था इस तरह का, फिर था करंट, करंट को बोलता है एम्पियर ए था। फिर वहां पे था फिफ्थ था टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए सिंबल यूज करता है केल्विन के। फिर जो 6th फंडामेंटल है उसको बोलता है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसका सिंबल दिया जाता है कैंडला CD। और जो 7वां है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसको वहां पे वो क्या बोलता है, मोल। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमारे प्लानेट के लिए वहां पे क्या डिफाइन किया गया है, फंडामेंटल। समझ में? अच्छा, करंट को हमने फंडामेंटल माना है कि नहीं माना है? टाइम को भी फंडामेंटल माना है, माना है कि नहीं माना है? अब एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा करंट का 9th-10th में, क्या था, चार्ज अपॉन टाइम। ऐसा कोई फॉर्मूला था कि नहीं था? अभी ये फॉर्मूला है कि नहीं है? अच्छा, ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये फॉर्मूला बताता है कि करंट और टाइम आपस में क्या है, डिपेंड कर रहे हैं ना। वैसे अगर हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने जाएं तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम ये कैलकुलेट करते हैं कि किसी क्रॉस सेक्शन से गिवन टाइम में कितना चार्ज क्या कर गया, पास कर गया या फ्लो कर गया। तो अगर मान लो ये क्रॉस सेक्शन है वायर का, इससे 100 कूलम चार्ज क्या कर गया, पास कर गया 10 सेकेंड में, तो हम करंट निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे। 100 कूलम चार्ज है, टाइम 10 सेकेंड है, 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर करंट आएगा कि नहीं आएगा? तो वैसे जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं तो हमें लगता है कि करंट किस पे डिपेंडेंट है, और करंट अगर टाइम पे डिपेंडेंट है तो फिर इसको फंडामेंटल कैसे मान लिया? कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तो फिर यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। समझ में मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये फॉर्मूला तो बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि करंट और टाइम डिपेंडेंट है। तो फिर तो ये चीज ध्यान रखना है, मैंने फॉर्मूले की बात नहीं करी है, मैंने क्या बोला है, जब हम मेजर करने जा रहे हैं
ये 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनको जब हम मेजर करने जाएंगे तो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर्मूले से मतलब नहीं है, हमें मतलब किस चीज से, कि जब किसी एक चीज को कैलकुलेट करने जाएं तो हमें बाकी की जरूरत ना पड़े। तो जब हम करंट को मेजर करते हैं तो करंट को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया था 9th-10th में? क्या था इंस्ट्रूमेंट का नाम? एमीटर था कि नहीं था? तो जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट को मेजर करने के लिए वहां पे हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एमीटर। एमीटर किससे मिलके बनता है? एमीटर जो रहता है बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर रहता है। तो एमीटर जो रहता है वो करंट बताता ही नहीं बताता है। वहां पे अगर देखा होगा तो इस तरह का था कि नहीं था, डिवाइस रहता है, वहां पे ऐसा रहता है, वहां पे स्केल रहती है, स्केल में यहाँ पे 0 लिखा रहता है और यहाँ पे कुछ ग्रेजुएशन रहता है, मार्किंग रहती है। जैसे ही करंट पास करता है वो डिफ्लेक्ट करता है, नहीं डिफ्लेक्ट करता है। तो जब ए मीटर की बात करते हैं तो ए मीटर करंट को मेजर करता है, लेकिन करंट को मेजर करने का वहां पे तरीका नहीं होता है। होता क्या है, जब वर्किंग देखोगे ना तो वर्किंग क्या होती है, एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर के ऊपर हम कॉइल को लाके क्या करते हैं, रैप कर देते हैं। इस सिलेंडर के ऊपर इस कॉइल से एक निडल कनेक्टेड होती है। और ये आगे पढ़ोगे 12th में कि होता क्या है, जैसे ही करंट पास करता है तो ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल से करंट जाता है, और जब करंट कैरिंग कॉइल रहती है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उसके कारण वहां पे टॉर्क बनता है, जिसके कारण ये कॉइल क्या होती है, डिफ्लेक्ट करती है। कॉइल डिफ्लेक्ट करती है तो उसके प्रोपोर्शनल निडल भी क्या होती है, डिफ्लेक्ट करती है। तो वहां पे इस तरह का एक फॉर्मूला भी आता है, टॉर्क इक्वल्स टू IAB, ऐसा एक फॉर्मूला बनता है वहां पर। तो यहां पे जब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहां पे हमें टाइम की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, हमें केवल ये देखना है कितना टॉर्क बना, कॉइल का एरिया क्या है, बी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इंफॉर्मेशन मालूम होती है, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे हम करंट क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं तो इनका मतलब है कि ये फॉर्मूले में हो सकता है एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हो, लेकिन जब हम मेजर करने जाएंगे किसी भी एक क्वांटिटीज को तो वो बाकी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं कर रही होगी। लिख लिया इतना? लिखो, फिर मैं इसको रब करूं। लिखा है इतना? अच्छा, किसी और प्लैनेट की बात करें तो वहां पे और क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल मान सकते हैं। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जो मेजर करने जाओगे तो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, तो और भी पेयर बन सकते हैं, लेकिन हमारे प्लैनेट के लिए यही 7 है जिसको हमने क्या माना है, फंडामेंटल माना है। नेक्स्ट अब हेडिंग डालो वहां पे, रब करो ना, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे डिराइव्ड क्वांटिटीज। और सबसे पहला पॉइंट लिखो डिराइव्ड क्वांटिटीज में, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज
derived quantities are those quantities which can be expressed. Derived quantities are those quantities which can be expressed. Derived quantities are those quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities. और इससे पहले हमने डिफाइन किया है फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी, मास, लेंथ, टाइम, फिर क्या था, एम्पेयर, टेम्परेचर के, कैंडला सीडी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। बताओ यही 7 है कि नहीं है वहां पे? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल के टर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब सबसे पहला एग्जांपल लो, सबसे पहला एग्जांपल में ले रहा हूं स्पीड। अच्छा, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? स्पीड क्या होता है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं 5 किलोमीटर चला, अगर मैंने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 5 किलोमीटर बेसिकली क्या है? अबे डिस्टेंस भी एक तरह की लेंथ हुई कि नहीं हुई? तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है, और लेंथ के लिए डायमेंशनल लेंथ के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन क्या यूज किया है, एल। टाइम के लिए अब टी को ऊपर लेके जाओगे तो एल टी माइनस 1 बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे, है कि नहीं? तो अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड को हम लिख सकते हैं एल टी माइनस 1। मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी की, तो बताओ वेलोसिटी को क्या लिखोगे? अबे वेलोसिटी का भी फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी जब कैलकुलेट करते हैं तो एक तरह की लेंथ होती कि नहीं होती? जैसे मान लो यहां पे अगर हम इस साइड अगर हम 3 चले और इस साइड अगर हम 4 चले तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता था? डिस्प्लेसमेंट होता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड, तो 5 आता था कि नहीं आता था पाइथागोरस थ्योरम से? तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है कि नहीं? और डिस्प्लेसमेंट अगर एक तरह की लेंथ है तो ये एल होगा, टाइम को डिनोट करते हैं टी से, तो वो एल टी माइनस 1 बन गया कि नहीं बन गया? अरे बना कि नहीं बना? फिर नेक्स्ट टर्म में यूज करता हूं एक्सेलरेशन। अच्छा, अब एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते थे? एक्सेलरेशन को अगर याद होगा तो वहां पे लिखते थे हम चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यही था कि नहीं था वहां पे? तो जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो बेसिकली ऊपर वाला टर्म वेलोसिटी है कि नहीं है? तो ऊपर वाली टर्म अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल टी माइनस 1। नीचे क्या है, टी। अब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी टू दी पावर, तो ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, एल टी माइनस 2। ये सबने मैथ्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि 1 अपॉन एक्स कितना होता है? फिर लॉ ऑफ इंडाइसेस में ये भी पढ़ा होगा, ए टू दी पावर एम, ए टू दी पावर एन क्या होता है, ए टू दी पावर एम प्लस एन। ये सब पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? तो अगर यहां पे यूज करोगे तो ये बन जाएगा एल टी माइनस 2। अच्छा, मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं फोर्स की, तो फोर्स को हम क्या बोलते थे? फोर्स को हम बोलते थे मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, अब बताओ मास के लिए हम क्या लिखेंगे? मास के लिए हम लिखेंगे m, एक्सेलरेशन के लिए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम एल टी माइनस 2। तो फोर्स को हमने फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया कि नहीं एक्सप्रेस कर दिया? नेक्स्ट टर्म यूज करते हैं वर्क। अच्छा, वर्क का फॉर्मूला ही पढ़ा होगा। वर्क का फॉर्मूला था वहां पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
बताओ यही था कि नहीं था वहां पे? तो जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क को हम बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? फोर्स के लिए यूज करोगे mlt-2, डिस्प्लेसमेंट के लिए L। अब ये क्या बन जाएगा वहां पे? L इंटू एल, तो ये हो जाएगा ml² T⁻⁻²। देखो है कि नहीं है वहां पे? अब ये जो पूरी टर्म है, ध्यान रखना अब इसको, ये जो पूरी टर्म है mlt-2 या फिर ml²T-2, ये फोर्स को हमने रिप्रेजेंट किया ही नहीं रिप्रेजेंट किया फंडामेंटल के टर्म में? जब हम लिखते हैं ml²T-2, तो ये वर्क को हमने रिप्रेजेंट किया ही नहीं रिप्रेजेंट किया वहां पे? तो ये जो टर्म होती है mlt-2, इसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर मैं कभी तुमसे बोलता हूं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है या डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बताने का मतलब है कि इसको हमें इन 7 फंडामेंटल के टर्म में क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। तो ये जो मैंने लिखा है mlt-2 ml²T-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। अच्छा यहां पे बताओ मुझे m की पावर कितनी है? कुछ नहीं होता है, अगर मैथ्स में केवल 2 लिखा है तो इसको क्या रीड करते हैं? इसकी पावर 1 रीड करते ही नहीं रीड करते हैं। तो यहां पे m की पावर 1 है, l की पावर क्या है? 1, t की पावर, तो ये जो पावर होते हैं ना, इन पावर को हम बोलते हैं डायमेंशंस। तो अगर कोई पूछता है कि फोर्स में टाइम का डायमेंशन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? -2। अगर कोई तुमसे पूछता है कि वर्क में लेंथ का डायमेंशन क्या है, तो हम बोलेंगे लेंथ का डायमेंशन क्या है? 2 है। मास का डायमेंशन 1 है। टाइम का डायमेंशन क्या है? तो जो उनके पावर्स हैं उनको हम डायमेंशंस बोलते हैं, और ये जो पूरा बनता है mlt-2, वो हमारा क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत जगह हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। आगे जैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने सीखेंगे तो देखोगे फोर्स ऐसी टर्म है जो बहुत जगह यूज होता है। तो याद रखना है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? mlt-2 है वहां पे। फिर देखो वहां पे अगर हम बात करें नेक्स्ट वहां पे, तो एक टर्म आती है टॉर्क। किसी ने सुना है टॉर्क? टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और वो रोटेट करना स्टार्ट कर दे, तो इसका मतलब है कि इसके पास क्या होना चाहिए? टॉर्क होना चाहिए। टॉर्क जो रहता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सब फॉर्मूले आगे पढ़ोगे जैसे हम 11th और 12th में जाएंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा बताओ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ml-t-2। डिस्टेंस भी क्या है? एक तरह की लेंथ है। अब इसको अगर तुम सिंप्लीफाई कर दोगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? रिजल्ट आएगा ml²T-2। अब देखो यहां से नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या मिल रही है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिल रही है ऐसे भी कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, या बोल सकते हैं ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं? सेम होते हैं। जो डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ वर्क का है, वही डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क का है कि नहीं? तो कई बार क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में आता है जहां पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, और जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं वहां पे 3 पेयर दिए होते हैं। जैसे 3 फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, तो पूछता है इनमें से किसके डायमेंशनल फॉर्मूले वहां पे सेम है। तो जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? हमें वहां पे रिलेशंस मालूम होने चाहिए। इस तरह के अगर रिलेशन मालूम है तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला वहां पे क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे देखो अगर हम बात करें वहां पे किसकी? मोमेंटम की। बताओ मोमेंटम का हम लोग क्या लिखते हैं? जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम को यही बोलते ही नहीं बोलते हैं? मास इनटू
वेलोसिटी। अब बताओ मास के लिए क्या होगा, m, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन। तो ये मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला है कि नहीं, एम एल टी माइनस वन। अगर मैं तुमसे पूछता हूं इम्पल्स, सुना है किसी ने वर्ड? अबे सुना होगा, 9th में था इम्पल्स। इम्पल्स की हम बात करते हैं जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है कुछ टाइम इंटरवल के लिए, तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। अब बताओ फोर्स के लिए हमने क्या यूज किया है, फोर्स के लिए हमने यूज किया है एम एल टी माइनस टू, टाइम का। अब यूज करो a टू दी पावर m a टू दी पावर n, तो ये क्या दे देगा, एम एल टी टू दी पावर माइनस टू टी टू दी पावर वन, तो ये क्या देगा, टी टू दी पावर माइनस वन। तो देखो इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा वहां पे। रब करूं मैं इतना, अबे लिखा कि नहीं लिखा इतना, तो लिखो उसको। तुम पहले फाउंडेशन बैच में थे क्या? किस क्लास से थे, 7th से? जब अशोक स्तंभ पे थे तब थे? हो गया? हो गया ना इतना? अब इतना टाइम लगेगा लिखने में तुम लोगों का? करें अब नेक्स्ट टर्म लिखो वहां पे, लिखो पहली टर्म एरिया।
अच्छा, जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया किसी का भी हो सकता है, एरिया स्क्वायर का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया हम रेक्टेंगल का कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया हम किसका कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एरिया तो किसी भी चीज का कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो हम एरिया की बात कर रहे हैं और रेक्टेंगल ले रहे हैं, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का लेंथ इनटू क्या होता है, यही होता है, नहीं होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो टीवी है रेक्टेंगुलर है, तो ये भी विड्थ जो है ये एक तरह की लेंथ है कि नहीं है, और ये भी जो है ये भी एक तरह की लेंथ है कि नहीं है। तो बताओ अब तुम क्या लिखोगे, इसके लिए हम यूज करेंगे L, इसके लिए भी क्या यूज करेंगे, तो ये क्या दे देगा, तो ये ध्यान रखना है, जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L स्क्वायर होगा। अच्छा, मान लो अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं सर्कल का, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है वहां पे। अच्छा, जब हम पाई की बात करते हैं तो ध्यान रखना पाई क्या है, पाई मैथमेटिकल कांस्टेंट है। जब हम पाई की बात कर रहे हैं तो पाई वहां पे मैथमेटिकल कांस्टेंट है कि नहीं है। अच्छा, मैथ्स के भी बहुत सारे कांस्टेंट होते ही नहीं होते, और कौन सा कांस्टेंट होता है, अरे मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स में कोई कांस्टेंट है, पाई है कि नहीं है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं है 3.14, तो ऐसा कोई और कुछ पढ़ा है कांस्टेंट मैथ्स में, ई होता है, ई की वैल्यू कितनी होती है 2.732, देख लेना कितनी होती है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब मैथ्स के कांस्टेंट है, और ध्यान रखना है जितने भी मैथ्स के कांस्टेंट होंगे दे ऑल आर डायमेंशनलेस। अगर कोई मैथ्स का कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट हमारा डायमेंशनलेस होगा। अच्छा, डायमेंशनलेस का मतलब यही होगा कि नहीं होगा कि m की पावर भी जीरो होगी, l की पावर भी जीरो होगी, t की पावर भी जीरो होगी, k की पावर जीरो, a की पावर जीरो, cd की पावर जीरो, मोल की पावर जीरो, सबकी पावर जीरो गई नहीं, जीरो गई वहां पे। और ये हमने मैथ्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, a टू दी पावर जीरो क्या होता है, तो इन सब की वैल्यू 1 1 1 1 1, तो मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा। तो ये चीज ध्यान रखना, कोई चीज अगर डायमेंशन लेस है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। मैथ्स के जितने भी कांस्टेंट हैं दे ऑल आर डायमेंशन लेस, और अगर डायमेंशन लेस कोई चीज है तो उसको रिप्लेस करके हम वहां पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो पाई को रिप्लेस करके हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब बताओ रेडियस भी क्या है, लेंथ है, और आर का स्क्वायर है, तो ये चीज ध्यान रखना है, एरिया किसी भी चीज का कैलकुलेट करोगे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना, जो भी मैथमेटिकल कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस होगा, और डायमेंशनलेस है तो उसकी जगह हम अगले स्टेप में 1 लिखेंगे। लिखा इतना। अच्छा, सिमिलरली अगर हम बात करें, रब कर दो ना इतना, अबे हो गया ना। अब बताओ लेंथ की जगह अगर मैं तुमसे पूछता हूं वॉल्यूम, वॉल्यूम किसी भी चीज का कैलकुलेट करो। अब तुम मान लो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बॉल का, तो बॉल का वॉल्यूम क्या होता है, बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता है वहां पे। अब बताओ ये सब मैथ्स के कांस्टेंट हैं कि नहीं, अब 4/3 मैथ्स का कांस्टेंट है, पाई भी क्या है, मैथ्स का कांस्टेंट है, तो इन सब की जगह क्या आ जाएगा, 1। अब रेडियस क्या है, रेडियस एक तरह की लेंथ है, तो एल क्यूब। तो जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला एल क्यूब होगा कि नहीं होगा वहां पे।
लिखा है ना। अब कुछ मैं फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूं और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें कैलकुलेट करना है। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखो जिसके डायमेंशनल फॉर्मूले तुम्हें कैलकुलेट करने हैं। पहली टर्म लिखो वहां पे मास डेंसिटी, दूसरी टर्म जो हम कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरी जो टर्म है, तीसरी टर्म है चार्ज। जो चौथी टर्म है वो है पोटेंशियल। जो फिफ्थ टर्म है वहां पे वो लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिक्स्थ टर्म लिखो वहां पे प्रेशर। फिर सेवन टर्म लिखो वहां पे स्ट्रेस। फिर एट्थ टर्म वहां पे लिखो स्ट्रेन। फिर नेक्स्ट टर्म लिखो वहां पे एंगल। अब मैंने यहां पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखी है वहां पे, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, फिर वहां पे क्या हो गया पोटेंशियल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंगल। ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हमें क्या करना है, हमें इनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। और मैंने क्या बोला है, डायमेंशनल फॉर्मूले हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब इनका हमें क्या मालूम होगा, फॉर्मूला मालूम होगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यही होता ही नहीं होता है। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। जब हम चार्ज की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या था, I इक्वल टू क्यू बाई टी था कि नहीं था। तो चार्ज का मतलब करंट इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क अपॉन चार्ज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर पढ़ा होगा, प्रेशर को हम बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस को भी क्या बोलते हैं, स्ट्रेस को भी हम बोलते हैं फोर्स। प्रेशर भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जब हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो स्ट्रेन को हम बोलते हैं चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन क्या हो गया, चेंज इन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, कुछ भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल। और जो एंगल रहता है, तो तुमने पढ़ा होगा एंगल का एक फॉर्मूला था वहां पे आर्क अपॉन रेडियस, ये था मैथ्स में, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अब इन फॉर्मूले को यूज करो और इनके थ्रू कैलकुलेट करो वहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला।
पहले वाले का आया, क्या आया? जब डेंसिटी की बात करेंगे तो हमने उसको बोला है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का क्या था? m। वॉल्यूम का L क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ml⁻³ देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो डेंसिटी रहेगा वो हो जाएगा ml-3। अच्छा, तो चलो चार्ज का कैलकुलेट कर लेते हैं। चार्ज कहाँ है मालूम है? करंट इंटू टाइम। करंट का क्या था? एम्पियर ए। टाइम का तो ए इंटू टी है कि नहीं है वहां पे? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का मतलब ml(T-2), चार्ज का at। अब लिखोगे तो यहां हो जाएगा ml a की t की पावर -3 a की पावर -1। चेक करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है? अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो वो वर्क अपॉन चार्ज है कि नहीं है वहां पे? वर्क का मतलब क्या था? वर्क का लिखवाया था ml²T-2, चार्ज का भी at। तो यहां पे हो जाएगा ml²T⁻³ a⁻1। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने जाएंगे ना, तो फॉर्मूला कोई भी यूज कर सकते हैं वहां पे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए अभी मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया? फोर्स अपॉन चार्ज। एक फॉर्मूला ये भी आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम लिखते हैं V/D। पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V/D। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। V जो रहता है, V कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, और D वहां पे होता है डिस्टेंस। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम डायमेंशनल फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी तुमने क्या निकाला? अभी तुमने निकाला ml²T-3 a-1। ये निकाला कि नहीं निकाला वहां पे? और D वहां पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है। अब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा ml(T-3 a⁻1)। बताओ, यही डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां से भी आया था कि नहीं आया था? तो डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट करने के लिए हम फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला कोई भी यूज करोगे लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा क्या निकल के आएगा? सेम निकल के आएगा। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिलेट करते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट मैंने क्या बोला? नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोला है? मास डिस्टेंस का स्क्वायर। प्रेशर को हमने क्या बोला है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या हो गया? ml(T-2), एरिया का L²। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ml⁻1 और T की पावर कितनी हो जाएगी? देखो है कि नहीं वहां पे? तो रिजल्ट हो जाएगा ml⁻1, T की पावर क्या हो गया? -2। फिर स्ट्रेस का मतलब भी फोर्स अपॉन एरिया है कि नहीं है? तो स्ट्रेस को अगर कैलकुलेट करोगे तो यही निकल के आए, नहीं निकल के आएगा ml-1, T टू दी पावर क्या हो गया? -2 वहां पे। तो अब बताओ, यहां पे प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है कि नहीं सेम है? फिर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी क्या है? तो ये 1 आ गया कि नहीं आ गया? और अगर कोई चीज 1 निकल के आ रही है तो वो क्या है? वो है डायमेंशनलेस। देखो ये डायमेंशनलेस हो गया कि नहीं हो गया?
अच्छा, एंगल को हम क्या लिखते हैं? एंगल को हम लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस। बताओ, जब हम आर्क की बात करते हैं, ऐसा होता ही नहीं होता है फॉर्मूला वहां पे, ये रेडियस होता है, ये एंगल होता है, और ये तुम्हारी वहां पे आर्क होती है कि नहीं होती, यहां से लेके यहां तक। तो बताओ, आर्क भी एक तरह की लेंथ है कि नहीं है? रेडियस भी क्या है? एक तरह की लेंथ है। तो इसका भी क्या हो गया? L बाय एल 1 है कि नहीं है वहां पर? अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। जब हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो स्ट्रेन डायमेंशनलेस है कि नहीं है? और जब हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल भी क्या है? ये भी यहां पे डायमेंशनलेस है। लेकिन देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, यहां पे अगर यूनिट लिखने की कोशिश करोगे तो लेंथ भी मीटर में होगा, चेंज इन लेंथ भी क्या होगा? तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब है कि ये टर्म वहां पे यूनिटलेस भी है कि नहीं? इसकी कोई यूनिट होगी क्या? नहीं, रेशो है ये, तो रेशो होगा तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। लेकिन जब हम एंगल की बात करते हैं तो ये डायमेंशनलेस जरूर है, लेकिन इसकी यूनिट होती है। और एसआई सिस्टम में अगर जाओगे तो पढ़ा होगा, एंगल को हम लोग मेजर करते थे रेडियन में। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस होती है लेकिन स्टिल उसकी वहां पे क्या है? यूनिट है। आगे हम लोग इसके यूजेस भी पढ़ेंगे कि यूजेस क्या हैं, यूनिट एंड डायमेंशन के। तो अभी ये ध्यान रखना है, स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस भी है, लेकिन जब हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल की वहां पे यूनिट होती है, लेकिन ये टर्म होती डायमेंशनलेस है। इतना समझ में? फिर देखो, नेक्स्ट लिखो वहां पे कांस्टेंट। अब देखो, जब भी हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट दो हैं। एक तो मैंने क्या बोला? एक तो हमने बोला मैथमेटिकल कांस्टेंट, एक जो कांस्टेंट रहते हैं वो मैथ्स के कांस्टेंट होते ही नहीं होते, और जो दूसरा कांस्टेंट होता है वो फिजिक्स का कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट दो हैं, एक है मैथ्स का कांस्टेंट, दूसरा वहां पे क्या है? फिजिक्स का कांस्टेंट। अच्छा, मैथ्स के कांस्टेंट का हमने एग्जांपल क्या लिया था? उसका एग्जांपल हमने लिया था जब पाई। पाई मैथ्स का कांस्टेंट है कि नहीं? और अगर ये कांस्टेंट है तो ये डायमेंशनलेस है कि नहीं है वहां पे? तो मैथ्स के जितने भी कांस्टेंट होते हैं दे ऑल आर डायमेंशनलेस। लेकिन फिजिक्स में जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो फिजिक्स में बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं। एक तो तुमने पढ़ा होगा कैपिटल जी। कैपिटल जी वहां पे क्या था? कैपिटल जी वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था कि नहीं था वहां पे? फिर एक तुम लोगों ने पढ़ा है क्या? आर। आर जो रहता है, आर को हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। फिर तीसरा, ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट होता है। एक होता है एच। एच को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं वहां पे। लेकिन जो फिजिक्स के कांस्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। मैथ्स के कांस्टेंट डायमेंशनलेस हैं, लेकिन फिजिक्स का जो कांस्टेंट रहेगा उसका वहां पे क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। जैसे हम लोग ने ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर हमारे पास दो पार्टिकल हैं और दो पार्टिकल का मास है, अगर हमारे पास दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल का मास है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। तो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ क्या बोलता है? न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ बोलता है कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल हैं और दोनों पार्टिकल को हमने कुछ डिस्टेंस पे लाके प्लेस किया है, तो ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला G
बताओ ये फॉर्मूला था कि नहीं था 9-10 में? अब इस फॉर्मूले को यूज करो जरा और कैलकुलेट करो जरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। हमें ध्यान है ना, कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो पहले तो टर्म को एक साइड ले जाए, नहीं ले जाए? तो बताओ जी को पहले तुमने ऐसा लिखा कि नहीं लिखा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन, बताओ पहले ऐसा लिखा कि नहीं लिखा वहां पे, एफ आर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, m1 m2। अच्छा अब बताओ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल टी माइनस टू, रेडियस ए, आर डिस्टेंस, तो ये एल स्क्वायर, m1 m2 ये दोनों मास हैं, तो इसका m स्क्वायर हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। अब ऊपर लेके जाओ, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वहां पे बनेगा m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, तो ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा वहां पे? होगा इतना? अब देखो हम लोग वहां पे एक टर्म यूज करते हैं फोटॉन, सुना है केमिस्ट्री में फोटॉन क्या होता है? जब भी हम फोटॉन की बात करते हैं, फोटॉन एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। जैसे हम बोलते नहीं बोलते हैं कि लाइट का नेचर क्या है, अबे लाइट का ड्यूल नेचर है कि नहीं है? होता है लाइट का ड्यूल नेचर? अरे लाइट के दो नेचर होते हैं, या तो हम बात करते हैं वेव नेचर की या फिर हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर की। तो जब हम लाइट को ट्रीट करते हैं एज अ पार्टिकल, तो उन पार्टिकल को हम लोग नाम देते हैं फोटॉन। और जब ये पार्टिकल टकराता है तो ये पार्टिकल अपने साथ एनर्जी लेके आता है। तो फोटॉन की जो एनर्जी होती है, ई अगर एनर्जी है किसी फोटॉन की, तो उसका फॉर्मूला होता है H इंटू न्यू। अब H क्या होता है, तो H जो है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट। ई तो हो गई एनर्जी, जो न्यू रहती है, न्यू को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब एनर्जी कोई सी भी हो, एनर्जी कोई सी भी हो, चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कुछ भी हो, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा वर्क के बराबर होता है। मान लो अगर तुम कैलकुलेट भी करना चाहते हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते थे वहां पे, हाफ तो मैथ्स का कांस्टेंट है कि नहीं है, 1, मास का m, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, एल टी -1 का, तो ये बताओ एम एल स्क्वायर टी -2 है कि नहीं है? तो एनर्जी कोई भी हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के बराबर होता है, और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी -2 था। अच्छा एच का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे 1, टाइम का क्या होता है t। तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम एल स्क्वायर, टी यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा, एम एल स्क्वायर टी -1, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है कि नहीं है वहां पर, है ना? लिखा इतना?
अब बताओ नेक्स्ट जो कांस्टेंट मैंने लिखा है वो प्लैंक्स कांस्टेंट लिखा है कि नहीं लिखा है वहां पे? तो अब क्या होगा उसका प्लैंक्स कांस्टेंट का? बोलो। नेक्स्ट जो था वो मैंने गैस कांस्टेंट बोला है कि नहीं बोला है आप? अब बताओ केमिस्ट्री में ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, पीवी इक्वल्स टू, कभी केमिस्ट्री में ऐसा फॉर्मूला था क्या, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी या पीवी इक्वल्स टू म्यू आरटी? ये एक फॉर्मूला है, गैस के लिए यूज किया जाता है। पी वहां पे होता है प्रेशर, वी होता है वहां पे वॉल्यूम, टी क्या है, टी होता है टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट, और एन जो रहता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स। अब इस फॉर्मूले को यूज करो और इस फॉर्मूले को यूज करके बताओ कि जो गैस कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। और इस टॉपिक से एक और दो, कभी एक क्वेश्चन बनता है, कई बार दो क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आया? बताओ पी प्रेशर है कि नहीं है? प्रेशर का क्या होगा? देखो पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो आर का कैलकुलेट करना है, तो आर क्या हो गया, पीवी अपॉन एन टी। अब पी प्रेशर है तो प्रेशर का था वहां पे फोर्स अपॉन एरिया, तो वो था एम एल माइनस वन, वॉल्यूम का एल क्यू अपॉन एन, एन क्या हो गया, मोल। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया कि नहीं हो गया? और T वहां पे है टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या था, केल्विन के। अब चेक कर लो वहां पे रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्ट बन जाएगा m एल स्क्वायर टी माइनस टू के टू दी पावर माइनस वन मोल टू दी पावर माइनस वन। बताओ यही गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? तो जो फिजिक्स के कांस्टेंट हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन जो मैथ्स के कांस्टेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे। अच्छा एक और कैलकुलेट करके देखो ना, जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे कोई विस्कस लिक्विड है, यहां पे एक लिक्विड है और लिक्विड हमारी कैसी है,
विस्कस लिक्विड है, और विस्कस लिक्विड में हम किसी बॉल को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बताओ, बॉल को जो हम एयर में छोड़ेंगे और बॉल को जो हम विस्कस लिक्विड में छोड़ेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहता है क्या? नहीं। बॉल विस्कस लिक्विड में स्लो होती कि नहीं स्लो होती है? और तो जब किसी बॉल को हम विस्कस लिक्विड में छोड़ते हैं तो विस्कस लिक्विड इसके ऊपर अप्लाई करती है विस्कस फोर्स, जिसको मैं डिनोट कर दिया FV से। अब जो भी विस्कस फोर्स होता है, ये विस्कस फोर्स इस बॉल पे लग रहा है और उसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा RV। तो इस बॉल के ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 6 पाई ईटा RV। R होता है बॉल का रेडियस, V क्या होती है? V होती है उस बॉल की स्पीड। F क्या हो गया? F तो हो गया वहां पे फोर्स, और ईटा जो रहता है, ईटा बेसिकली फिजिक्स का कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इस फॉर्मूले को यूज करो, इस फॉर्मूले को यूज करो और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। बोलो कितना है? फोर्स का क्या होता है? ML_T-2। 6 पाई तो मैथ्स का कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? ईटा, R रेडियस, एक तरह की लेंथ, V स्पीड, स्पीड का, अब सबको उधर लेके चले जाओ, अब चेक कर लो, मास तो m ही रहेगा। L एक L कैंसिल आउट होगा, L नीचे जाएगा तो ML-1, T⁻⁻1 ऊपर जाके T⁻+1, तो यहां पे हो जाएगा T⁻, देखो चेक करो कितना बन रहा है, ML-1 T-1। इतना समझ में है? नहीं समझ में है? अगली क्लास में इसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे वहां पे, है कि नहीं? तो अगले टर्न में आएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और प्रॉपर्टीज क्या आता है, इसके यूज क्या होता है वहां पे, हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका भी आगे क्या है, वहां पे यूज है वहां पे। ठीक है।